चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। इन पंक्तियों को लिखने वाले हमारे दौर के प्रखर साहित्यकार, दार्शनिक, चिंतक व विचारक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हम आज याद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर बात करेंगे। स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारे दौर का एक ऐसा लेखक, विचारक, चिंतक व दार्शनिक जिसने साहित्य के परंपरागत मानदंडों को चुनौती देते हुए एक नए किस्म का जनवादी, लोकतांत्रिक व मानवतावादी समानता पर आधारित नया दृष्टिकोण विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि यूं तो हिंदी साहित्य के एक जाने पहचाने नाम हैं, मगर उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनकी आत्मकथा व दलित विमर्श को लेकर के रचा गया उनका दार्शनिक और वैचारिक पक्ष हिंदी साहित्य जगत में खासी अहमियत रखते हैं। मगर अफसोस ये कि उनका जो जीवन दर्शन और विचार दर्शन है वो साहित्य में भी वह तवज्जो नहीं पाया जो समाज में पा जाना चाहिए था। आप अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को गौर से देखेंगे तो उसमें स्त्री विमर्श और दलित विमर्श परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए कुछ पिछलग्गू पन्ने जैसे होंगे। मगर साहित्य में अगर समाजशास्त्री दृष्टिकोण के हिसाब से मूल्यांकन और विश्लेषण करने की एक लंबी परंपरा है तो वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि में नहीं मिलेगी। साहित्य इतिहास अलग पैमाने पर लिखा गया होगा और सबाल्टर्न नजरिया उसके परिशिष्ट के रूप में भी आज भी खड़ा है। मगर असल में ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे विचारकों ने समाजशास्त्री दृष्टिकोण से साहित्य शास्त्र को एक नए ढंग से देखने की जरूरत पर बल दिया और पूरी परंपरागत मान्यताओं, धारणाओं पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए उसे समावेशी बनाया। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में होता है। उनका परिवार जाति से वाल्मीकि यानी अछूत था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा अपने गांव में हुई। उसके बाद वो देहरादून पढ़ने चले गए। उनका बचपन सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों में बीता। शुरुआती दिनों में उनको जो कष्ट झेलने पड़े उनका एक रूप उनके साहित्य में भी देखने को मिलता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहां वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उन्हीं की प्रेरणा से वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन करना शुरू करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की सोच, समझ व नजरिए में आमूलचूल बदलाव आता है। वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए पदोन्नत होते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 80 के दशक में लिखना शुरू किया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वे चर्चित व स्थापित हुए 1997 में अपनी आत्मकथा जूठन से। जूठन उनकी ऐसी आत्मकथा है जिसने जात के दंश को झेलते हुए एक परिवार, एक युवा, एक इंसान की पीड़ा को ही बयान नहीं किया। उसने भारतीय समाज की परंपरागत रूढ़ियों, बेड़ियों व सनातनी परंपरा के ढांचे को एक झटके में ध्वस्त करने के लिए भूचाल लाने का काम किया। उसने समाज व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर माने जाने वाले चूहड़ा जाति, जिसे गालियों के रूप में उत्तर भारत में प्रयोग किया जाता है, अब उस पर प्रतिबंध लगा है। उस बालक ओम प्रकाश को सवर्णों के मिली चोट, उसका पूरा असर उनके मनोविज्ञान पर कैसे होता है वह उनकी आत्मकथा में दिखता है।
उन्होंने कई कविताएं लिखी। उनका पहला कविता संग्रह सदियों का संताप 1989 में प्रकाशित हुआ। 1997 में उनका दूसरा कविता संग्रह आया बस बहुत हो चुका, और 2009 में उनका तीसरा संग्रह अब और नहीं। शब्द झूठ नहीं बोलते कुछ उनकी चयनित कविताओं का संग्रह है, जिसका संकलन डॉक्टर रामचंद्र ने किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी कहानियां खासी चर्चित हैं। 2002 में उनका कहानी संग्रह आया सलाम, 2004 में घुसपैठिए, उसके अलावा अम्मा एंड अदर स्टोरी, छतरी जैसी रचनाएं भी उनकी प्रकाशित हुई। अनेक भाषाओं में अनुदित उनकी आत्मकथा 1997 में प्रकाशित हुई, जिसका दूसरा खंड 2015 में प्रकाशित हुआ जूठन नाम से। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001 में लिखा, जिसने दलित साहित्य को देखने, समझने व उनके सौंदर्य शास्त्रीय नजरिए में एक बुनियादी विचारधारा और वैचारिक जमीन का काम किया। मुख्यधारा और दलित साहित्य सफाई देवता 2009 में प्रकाशित हुआ, जो उनके कुछ अलग रचनाएं हैं। राधा कृष्ण प्रकाशन से दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, दो चेहरे उनका एक नाटक है जिसे वीर चक्र मिला था। उन्होंने सायरन का शहर अनुवाद किया, और मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ कांचाइलिया की पुस्तक है, उसका मराठी से हिंदी में अनुवाद। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1995 में परिवेश सम्मान, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004, 2001 में कथा क्रम सम्मान, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2006 जो न्यूयॉर्क में हुआ उसमें भागीदारी की, और 2008-9 में अमेरिकी सम्मान व साहित्य भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। सिद्धार्थ जी द प्रिंट में लिखे अपने एक लेख में उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जूठन यानी उनके आत्मकथा पर बात करते हुए शुरुआती पन्नों में लिखते हैं कि जूठन का नायक किसी मिथकीय महाकाव्य का अवतारी पुरुष नहीं है। वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा का राम नहीं है, न ही मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता का सर्वहारा नायक है। वह आधुनिक युग के प्रेमचंद रचित महाकाव्य गोदान का होरी भी नहीं है। अज्ञेय का शेखर होने का सवाल ही नहीं उठता। न ही वह हावर्ड फास्ट के उपन्यास आदि विद्रोही का स्पार्टकस है, न ही गोरकी के उपन्यास माँ का पावेल है। इनमें से कुछ भी होने के लिए इंसान होने का औपचारिक दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। इनमें से कोई भी किरदार ऐसा नहीं जिसका स्पर्श भी वर्चित रहा हो, जिसे खुद ईश्वर ने शास्त्रों के जरिए मानव होने के सभी अधिकारों से वंचित कर रखा हो। किसी ऐतिहासिक महानायक से यदि जूठन का नायक मेल खाता है तो वह डॉक्टर अंबेडकर है। जूठन के प्रकाशन के 22 साल बाद भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा आज भी आलोड़न पैदा करती है। आगे सिद्धार्थ अपने लेख में लिखते हैं कि इसे जूठन नाम हंस के संपादक राजेंद्र यादव ने दिया था। पहले खंड की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब तक इसके 13 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, और 2015 में पहली बार प्रकाशित होने वाले दूसरे खंड के भी 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। जूठन का देश और दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया। इस पर खूब ढेर सारे शोध कार्य हुए। भूमिका में पृष्ठ 7 पर ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं, दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांस ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। इसी के पृष्ठ 12 पर ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि अस्पृश्यता का ऐसा माहौल है कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को छूना बुरा नहीं था, लेकिन चूहड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था, वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो दूर फेंक। आत्मकथा में एक प्रेम प्रसंग के वक्त वो लिखते हैं कि जब उनकी प्रेमिका उनसे मिलने आई और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी प्रेमिका ने उनसे पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, और फिर जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी वास्तविक जाति बता देते हैं, वो प्रेमिका छोड़कर चली जाती है। आज भी इस देश में बहुत बड़ा तबका अब एक नया पैदा हुआ है जो कहता है कि हम तो जाति मानते ही नहीं, अब तो जातिवाद खत्म हो गया है, जाति की जरूरत ही नहीं। जो लोग जाति जाति करते हैं, कुछ लोग हर चीज में जाति खोज लेते हैं, वो लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं। उन सब लोगों को जूठन जरूर पढ़नी चाहिए। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता जाति के ये 3 खंड आपकी नजर कर रहा हूं।
मैंने भी देखे हैं यहाँ हर रोज अलग अलग चेहरे, रंग रूप में अलग, बोली बानी में अलग, नहीं पहचानी जा सकती उनकी जाति। बिना पूछे मैदान में होगा जब जलसा, आदमी से जुड़कर आदमी जुटेगी भीड़, तब कौन बता पाएगा भीड़ की जाति। भीड़ की जाति पूछना वैसा ही है जैसे नदी के बहाव को रोकना समंदर में जाने से। जाति आदिम सभ्यता का नुकीला औजार है जो सड़क चलते आदमी को कर देता है छलनी। एक तुम हो जो अभी तक इस जाति से चिपके हो, न जाने किस ने तुम्हारे गले में डाल दिया है जाति का फंदा जो न तुम्हें जीने देता है न हमें। यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मैंने एडिट कर दिया है माजरत के साथ। इसी कविता के अगले खंड में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि लुटेरे लूट कर जा चुके हैं, कुछ लूटने की तैयारी में हैं। मैं पूछता हूँ क्या उनकी जाति तुमसे ऊंची है? ऐसी जिंदगी किस काम की जो सिर्फ घृणा पर टिकी हो, कायरपन की हद तक पत्थर बरसाए कमजोर पड़ोसी की छत पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी एक प्रसिद्ध कविता बस बहुत हो चुका में लिखते हैं, जब भी देखता हूं मैं झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी, कनस्तर किसी हाथ में, मेरे रगों में दहकने लगते हैं यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ, जो फैले हैं इस धरती पर ठंडे रेत कड़ों की तरह। वे तमाम वर्ष वृत्ताकार होकर घूमते हैं, करते हैं छलनी लगातार, उंगलियों और हथेलियों को नस नस में समा जाता है ठंडा ताप। झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है भीड़ के बीच, बियाबान जंगल में सनसनाती हवा की तरह। गहरी पथरीली नदी में असंख्य मूक पीड़ाएं कसमसा रहे हैं मुखर होने के लिए रोष से भरी हुई। बस बहुत हो चुका चुप रहना, निरर्थक पड़े पत्थर अब काम आएंगे संतप्त जनों के। और उनकी प्रसिद्ध कविता सदियों का संताप। दोस्तों, बिता दिए हमने हजारों वर्ष, बिता दिए हमने हजारों वर्ष इस इंतजार में कि भयानक त्रासदी का युग अधबनी इमारत के मलबे में दबा दिया जाएगा किसी दिन जहरीले पंजों समेत। फिर हम सब एक जगह खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे एक एक सूर्य। फिर हम सब एक जगह खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे एक एक सूर्य, जो हमारी रक्त शिराओं में हजारों परमाणु क्षमताओं की ऊर्जा समाहित करके धरती को अभिशाप से मुक्त कराएगा। इसीलिए हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठूठे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांग दिया है, ताकि आने वाले समय में ताजे लहू से महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते सख्त चेहरे वाले सांवले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार दुश्मनों के बच्चों में, अतीत की गहनतम पीड़ा को भूल कर। हमने अपनी उंगलियों के किनारों पर दुःस्वप्न की आंच को असंख्य बार सहा है। हमने अपनी उंगलियों के किनारों पर दुःस्वप्न की आंच को असंख्य बार सहा है, ताजा चुभी फांस की तरह। और अपने ही घरों में संकीर्ण पतली गलियों में कुनमुनाती गंदगी से टखनों तक सने पांव में सुना है दहाड़ती आवाजों को, किसी चीख की मानिंद जो हमारे हृदय से मस्तिष्क का सफर तय करने में थक कर सो गई हैं। दोस्तों, इस चीख को जगा कर पूछो कि अभी और कितने दिन इसी तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।